साल 1719 की बात है। लाल किले को चारों ओर से सेना ने घेर लिया। जब इस घेराव की खबर मुगल बादशाह के पास पहुंची तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो काम किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बादशाह ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को हरम में बंद कर लिया। सोचिए, एक बादशाह जो अपनी सल्तनत के लिए लड़ने की बजाय औरतों के बीच जा छिपा था। किसी मुगल बादशाह की ऐसी हरकत उसकी कायरता होती थी या फिर हताशा, ये बात कहनी मुश्किल है, लेकिन ये बात मुगलिया शान के खिलाफ जरूर थी। इसके बाद निजामुल मुल्क, राजा रतन चंद्र, राजा भक्तमल और दीदार खान, इन चार लोगों ने 400 अफगानों और पठानों के साथ मुगल हरम में एंट्री ली और फर्रुखसियार को गले से पकड़कर घसीटते हुए हरम से बाहर ले आए। बादशाह की पगड़ी गिर चुकी थी, वो नंगे पैर और नंगे सिर था। उसकी आंखों में शायद मौत का डर साफ दिख रहा था। हालांकि हरम में मौजूद महिलाओं ने बादशाह को बचाने की कोशिश की। कई महिलाओं ने हथियार उठाकर लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। कई महिलाएं इस काम में मारी गई। दिल्ली वालों ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि उनका मुगल बादशाह उसके किले में ही नहीं, हरम के अंदर से घसीट कर ले आया जाए। मुगल बादशाह का यह हाल किया था मराठों ने। ये मराठों की सेना थी जिसने किले को घेर लिया था, जिसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियार को हरम में छिपना पड़ा था। खैर, जब फर्रुखसियार को बंदी बनाकर लाया गया तो उसके साथ और भी बुरा बर्ताव हुआ। मुगल बादशाह की दोनों आंखें फोड़ दी गई, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ साल पहले सिख नेता बंदा सिंह बहादुर के साथ किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के त्रिपोलिया गेट में बनी एक अंधेरी और छोटी सी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। इस कहानी में है लालच, साजिश और धोखा। असल में मराठे यहां तक अपने आप नहीं पहुंचे थे, उनको दिल्ली के लाल किले तक पहुंचाया गया था। और यह काम किया था दो भाइयों ने, सैयद हसन अली खान, जिन्हें अब्दुल्ला खान भी कहा जाता था, और हुसैन अली खान। इन दोनों भाइयों को इतिहास में सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और इस पूरी कहानी में जो मैंने आपको सुनाई, दो सवाल बहुत बड़े उठते हैं। पहला यह कि सैयद भाई थे कौन जिनके इशारे पर मुगल बादशाह, जिसके पास आधे हिंदुस्तान की हुकूमत थी, उसे दिल्ली में बेरहमी से मार दिया गया, वो भी तब जब खुद फर्रुखसियार को इन्हीं सैयद बंधुओं ने बादशाह भी बनाया था। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मराठे भी इन सैयद भाइयों की मदद करने को तैयार हो गए। ऐसा क्या लालच मिला मराठों को कि वो दक्कन से निकलकर सैयद भाइयों की मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए थे। ये पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इन सभी सवालों को आपको जवाब मिलेगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और यहीं से मुगल बादशाह ढलान पर चली गई। औरंगजेब के तीनों बेटे शाह आलम, मुअज्जम और कामबख्त, ये आपस में गद्दी को लेकर लड़ने लगे। जल्दी ही ये लड़ाई एक भयानक युद्ध में बदल गई। षड्यंत्रों का एक दौर शुरू हुआ और इसी दौर में दो भाई इतिहास के पर्दे पर उभरते हैं, सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान। ये दोनों भाई जल्दी ही मुगल बादशाहत को अपने हाथों की कठपुतली बनाने वाले थे। सैयद भाई मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बारहा नाम की जगह से थे, इसीलिए इन्हें बारहा के सैयद भी कहा जाता है। इनका परिवार पैगंबर मोहम्मद से अपने वंश को जोड़ता था, इसीलिए दरबार में इन्हें बहुत खास इज्जत मिलती थी। इन दोनों भाइयों की अच्छी खासी पकड़ मुगल दरबार में थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब दिल्ली की गद्दी मुगल बादशाहों के पास तो थी, लेकिन इस गद्दी को चलाने का काम ये दो भाई ही कर रहे थे। मुगल बादशाह इन भाइयों के हाथों की कठपुतली हो गए थे। जो भी इनकी मर्जी के खिलाफ जाता था, उसका अंजाम सिर्फ मौत होता था। इन दोनों भाइयों ने कुल 4 मुगल बादशाहों को सत्ता से हटाया और पर्दे के पीछे से ये मुगल सल्तनत को चलाने का काम करते थे। उनकी ये दखल इस हद तक थी कि जाट नेता चूड़ामन को भी मुगल सल्तनत एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। एक तरह से ये दोनों भाई औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों के किंग मेकर बन गए थे। जो भी होता था वो इनके इशारों पर होता था। और इन सब की शुरुआत होती है साल 1707 से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे जब आपस में लड़ रहे थे, तब जहांदार शाह ने मुगल बादशाह बनने के लिए अजीमुश शान की हत्या कर दी। अजीमुश शान औरंगजेब के पोते थे और जहांदार शाह के ताऊ लगते थे। इन्हीं अजीमुश शान के बेटे थे फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने तय किया कि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेगा और दिल्ली की गद्दी को हासिल करके रहेगा। लेकिन इस समय उनके सामने एक चैलेंज था। दिक्कत यह थी कि जहांदार शाह बादशाह बन चुका था और वो काफी क्रूर था। फर्रुखसियार अकेले उसे रास्ते से नहीं हटा सकता था, क्योंकि वो एक मामूली सा राजकुमार था और उसके पिता भी अब जीवित नहीं थे।
ऐसे में उसकी मदद करने आगे आते हैं ये दोनों सैयद बंधु। इन दोनों ने भरोसा दिलाया कि वो इनको बादशाह बनाएंगे और फिर सैयद भाइयों की मदद मिली तो फर्रुखसियार ने पटना में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद आगरा में एक जंग हुई। इस जंग में जहांदार शाह की हार हुई। आखिर में फर्रुखसियार ने साल 1712 में सैयद भाइयों की मदद से जहांदार शाह को उखाड़ फेंका और उसे सलीमगढ़ किले में कैद कर लिया। इसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया और उसके शरीर को एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब जाहिर है कि फर्रुखसियार की मदद के बदले उनको अच्छे पद चाहिए थे सैयद बंधुओं को, लेकिन फर्रुखसियार नहीं चाहते थे कि आगे चलकर इन दोनों भाइयों का प्रभाव बढ़े और फर्रुखसियार खुद कठपुतली बनकर रह जाए। लेकिन इस बार फर्रुखसियार की चली नहीं। मजबूरी में हसन अली को इन्होंने वजीर या पीएम बनाया और हुसैन अली को मीर बख्शी यानी सेनापति बनाया। लेकिन हुआ ये कि इन दोनों भाइयों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और फर्रुखसियार को बना दिया एक कठपुतली बादशाह, जो फर्रुखसियार कभी बनना नहीं चाहते थे। फिर सैयद भाइयों का दबदबा कम करने के लिए फर्रुखसियार ने एक और चाल चली। उसने मीर जुमला नाम के अपने आदमी को सबसे खास बना दिया। ऐलान किया गया कि मीर जुमला जो कहेगा वो ही होगा। इस तरह से मीर जुमला हो गया बड़ा आदमी और वजीर हसन खान की इज्जत खत्म होने लगी। फिर फर्रुखसियार ने मौका देखकर इन दोनों भाइयों की हत्या की साजिश भी रची, लेकिन ऐन मौके पर यह बात पता चल गई अब्दुल्ला खान को। अब्दुल्ला खान ने तुरंत अपने भाई हुसैन अली से सेना लेकर दिल्ली आने को कहा, लेकिन हुसैन अली के पास तब बड़ी सेना नहीं थी। इसी वजह से सलाह दी गई कि मराठों की मदद ली जाए। लेकिन सवाल है कि मराठे उनकी मदद करते क्यों? इस बात का जवाब है एक ऐसी संधि जिसने मराठों को दक्कन में दोबारा ताकतवर होने में मदद की थी। साल 1718 में दक्कन में मुगलों और मराठों के बीच एक हिस्टोरिकल ट्रीटी यानी संधि हुई। यह ट्रीटी मराठा शासक छत्रपति शाहूजी महाराज और मुगल बादशाह फर्रुखसियार के बीच हुई। लेकिन इस टाइम तक आते आते मुगल और मराठा दोनों डायनेस्टीज में शासक से ज्यादा महत्व उनके मंत्रियों का हो गया था। मराठों में एक तरफ पेशवाओं का उदय हो रहा था तो दूसरी तरफ मुगलों में दीवान का उदय हुआ, जैसे कि सैयद बंधु। तो असल में देखा जाए तो यह समझौता मुगल और मराठों के बीच नहीं बल्कि सैयद बंधुओं और पेशवा के बीच में हुआ, जिसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। इस समझौते में मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी क्षेत्र जीते थे वो सब वापस ले लिए। इसके अलावा हैदराबाद, गोंडवाना का क्षेत्र, बरार का इलाका और खानदेश का एरिया, ये सब कुछ मराठों को मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो मानी गई थी वो थी सरदेशमुखी और चौथ वसूली के अधिकार। ये बेसिकली दोनों टैक्स होते थे। चौथ वसूली वहां से ली जाती थी जिनकी डिफेंस की जिम्मेदारी मराठे लेते थे। ये 25% का टैक्स होता था और ये रक्षा भी मराठों से करते थे। मतलब टैक्स नहीं मिला तो मराठे ही उन पर हमला कर देंगे। इसी तरह सरदेशमुखी एक टैक्स था जो डायरेक्ट टैक्स था और इस पर छत्रपति का सीधा अधिकार होता था। इसके अलावा छत्रपति शाहू जी के जितने भी लोग मुगलों द्वारा बंदी बनाए गए थे उन सबको स्वतंत्र करने की शर्त भी मान ली गई थी। अब इतनी ज्यादा शर्तों को मानने की वजह से इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, क्योंकि ये मराठों के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन सवाल है कि सैयद बंधुओं को इस ट्रीटी से मिला क्या? जवाब है फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने के लिए मराठों का मिलिट्री सपोर्ट। हुआ यह कि मराठों ने वादा किया था कि जब भी मुगलों को जरूरत होगी तो 15,000 मराठा सैनिक हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। और यही वो लाइन थी जिसके लिए सैयद बंधु ये पूरा समझौता कर रहे थे। हालांकि फर्रुखसियार ने इस समझौते पर साइन नहीं किया था, लेकिन सैयद बंधुओं ने मराठों को इसकी इजाजत दे दी थी। अब क्योंकि सब करता धरता सैयद बंधु ही थे, इसीलिए मराठों ने भी यह समझौता स्वीकार कर लिया। उनके लिए तो वैसे भी प्रॉफिट वाली डील थी। इसी समझौते के तहत सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार को घसीटते हुए पहले जेल में बंद कर दिया था और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। इस पूरे मसले में एक और एंगल है, वो एंगल है राजपूताना का। एक ऐसा राजपूत राजा जिसके होते हुए फर्रुखसियार को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। ये राजा कोई और नहीं बल्कि जयपुर के सवाई जय सिंह थे। उनके बिना फर्रुखसियार को डायरेक्टली तो नहीं हराया जा सकता था। सवाई जय सिंह मुगल दरबार में काफी अच्छे पद पर थे और वो मालवा के सूबेदार थे। सवाई जय सिंह के पास 7,000 की मनसबदारी थी और वो बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही इंपैक्टफुल आदमी थे। जाहिर है कि सैयद बंधुओं को जय सिंह को या तो रास्ते से हटाना था, जो कि बहुत मुश्किल काम था, या फिर उनको कुछ ऐसा करना था कि जिससे वो फर्रुखसियार को बचाने दिल्ली ना आए। अब यहां पर मैं कहूंगा कि कुछ तो फर्रुखसियार की किस्मत ही खराब थी।
हुआ ये कि सवाई जयसिंह को जब पता चला कि हुसैन अली मराठों की मदद लेकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब फर्रुखसियार ने सवाई जयसिंह के माध्यम से सैयद बंधुओं से समझौता करने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि सैयद बंधुओं ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सवाई जयसिंह ने कहा कि सीधे मरने या फिर सरेंडर करने से अच्छा है कि लड़कर मरे, जो कि राजपूतों की हमेशा से शैली रही है। उन्होंने फर्रुखसियार से कहा कि मेरे पास भी 20,000 सैनिक हैं, अगर आप कहो तो मैं सैयद बंधुओं पर हमला कर दूं और अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। लेकिन फर्रुखसियार ने पता नहीं क्यों सवाई जयसिंह को इसकी इजाजत नहीं दी। इधर सैयद बंधुओं को पता था कि दिल्ली में अगर सवाई जयसिंह हैं तो वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उन्होंने फर्रुखसियार को एक खत लिखा और कहा कि अगर समझौता करना है तो सबसे पहले सवाई जयसिंह को दिल्ली से वापस जयपुर भेजो। फर्रुखसियार को यह चाल समझ नहीं आई, उसने ये बात मान ली। ये बात मानने का मतलब था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसने अपने सबसे वफादार और सबसे ज्यादा काबिल सेनापति को वापस भेज दिया था और अब दिल्ली में फर्रुखसियार की मदद के लिए कोई नहीं बचा था। बस सवाई जयसिंह के जाते ही दिल्ली की हर गली में, हर चौक पर, चौराहे पर, सड़कों पर, लाल किले के चारों ओर हर जगह घुड़सवार मराठा सैनिक मौजूद थे। और फर्रुखसियार ने बचने का एक और आखिरी प्रयास किया। एक और शख्स से मदद मांगी गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौर थे। उन्होंने राठौर से मदद मांगी कि लाल किले के ईस्टर्न गेट में अगर वो अपनी सेना भेज देते हैं तो वो भागकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अजीत सिंह राठौर भी इनकी मदद को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो भी इस फिराक में थे कि कब फर्रुखसियार की हत्या हो। यही नहीं, फर्रुखसियार की हत्या में अजीत सिंह राठौर ने सैयद बंधुओं और मराठों की मदद भी कर दी थी। इसके सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो मुगलों से आज़ादी चाह रहे थे। और आज़ादी क्यों चाह रहे थे? इतिहासकार बताते हैं कि 1715 में अजीत सिंह और फर्रुखसियार के बीच में एक समझौता हुआ था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुखसियार के साथ करा दिया था। हालांकि कुछ सोर्सेस ऐसा भी कहते हैं कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया था, बल्कि एक पुत्री जो कि दासी थी उसको अपनी पुत्री बनाकर फर्रुखसियार के साथ उसकी शादी कर दी थी। हालांकि ये तो डिबेट का विषय है। बाद में जब फर्रुखसियार की हत्या कर दी गई और फर्रुखसियार को बंदी बना लिया गया था, तब अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का शुद्धिकरण कराया और वहां से मुगलों के पास उनकी जो 21 करोड़ की संपत्ति थी उसको लेकर वो वापस जोधपुर की ओर आ गए थे। साथ में वो अपनी पुत्री को भी लेकर आए थे। इस बात को लेकर दिल्ली के मुसलमान अजीत सिंह से नाराज हुए थे, लेकिन उन्होंने अजीत सिंह का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि उनको अजीत सिंह की जरूरत थी। इस तरह हर कोई फर्रुखसियार का दुश्मन था। वो हेल्पलेस था, जिसका फायदा उठाकर इन दोनों भाइयों ने एक मुगल बादशाह की सरेआम हत्या कर दी। यही नहीं, इन्होंने मराठों के साथ हुए समझौते का और भी फायदा उठाया। 1719 में जब इस समझौते पर साइन किए गए तो उस समय फर्रुखसियार को गद्दी से हटाया जा चुका था और वो मारा भी जा चुका था। इस पर साइन करने वाला अगला बादशाह था रफ़ी-उद-दरजात, जो 10वां मुगल बादशाह था। रफ़ी-उद-दरजात को भी सैयद भाइयों ने ही शासक बनाया था। इस तरह सैयद बंधु जिसको जब मन आता उसको गद्दी पर बिठाते थे और अपने मन से हटा देते थे। इन दोनों भाइयों ने जहांदार शाह की हत्या करवाई, फर्रुखसियार की हत्या करवाई, रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी पर बिठाया और फिर हटा दिया, और रफ़ी-उद-दौला को भी उसने गद्दी पर बिठाकर दोबारा हटा दिया। इतिहासकार कानून को ये कहते हैं कि ये दोनों यानी रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि सैयद बंधुओं द्वारा दिए गए जहर से मरे थे। हालांकि बाद में इन्हीं सैयद भाइयों की हत्या खुद मोहम्मद शाह रंगीला ने करा दी। अब ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने प्लान बनाया कि इन सैयद भाइयों को रास्ते से हटाया जाए। रंगीला को सैयदों की किंग मेकर इमेज पसंद नहीं थी। उसे लगने लगा था कि वो केवल नाम का बादशाह है और असली सत्ता सैयद भाइयों के पास है। यही नहीं, दरबार में उसके खिलाफ एक गुट भी बनने लगा था, जिसमें निजामुल मुल्क और कुछ दूसरे दरबारी शामिल थे। इसीलिए 9 अक्टूबर 1720 को आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक साजिश के तहत हुसैन अली खान की हत्या एक पठान सैनिक सैयद नवाब सिंह द्वारा करवा दी गई। इसके बाद अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया गया और धीरे धीरे उसकी शक्ति को खत्म कर दिया गया। इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला ने राजनीतिक चालों और धोखों से खुद को सैयद भाइयों के प्रभाव से आज़ाद कर दिया, जो कभी दिल्ली के राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता की भूख, विश्वासघात और इतिहास का चक्र बदला लेता जरूर है।
फर्रुखसियार का अंत सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं था, बल्कि ये मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी, जहां बादशाहों को गाजर मूली की तरह हटाया गया और मारा जाने लगा। सैयद बंधुओं की ये ताकत कुछ वक्त तक रही जरूर, लेकिन बाद में उन्हें भी वही मिला जो वो दूसरों के साथ कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत ने ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे और हर कहानी में गहरा सबक छिपा होता है। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।